नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स बाय पीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर महीने का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी मैंने दूसरे तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैंने 25 सवाल ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ एक वीडियो बनना चाहिए जिसमें हम इस पीडीएफ में जितने भी 100 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नवंबर महीने के यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी या पीसीएस गुरुजी के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको यूपी पीसीएस संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होगा वो इस चैनल में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अभी 2 महीने रह गए एग्जाम्स को, बहुत सारे करंट अफेयर संबंधित वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, लगभग 35 से 40 सवाल करंट अफेयर से आते हैं। हम इस जो चैनल है इस माध्यम से उन 35 में 40 जो सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के यूपी पीसीएस के अंदर मैक्सिमम सही करने की कोशिश करेंगे। तो कई सोर्सेस से मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं, वो सब मैं लगातार इसको दे रहा हूं जिससे कि आपको इजी पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। भारत, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है से नो टू करप्शन कमिंग टू नेशन। ठीक है, फटाफट थोड़ा स्पीड रहेगी तो 100 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करने में। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का जो है से नो टू करप्शन कमिंग टू द नेशन, ऐसा विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 में मनाया गया। उसकी थीम है विजिलेंस, यानी कि जो भी करप्शन वगैरह होता है उस पर नजर रखने वाली जो संस्था होती है, विजिलेंस उसको विभाग कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन शेष इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शेष which was launched recently aims to curb the illegal trade of। ऑपरेशन शेष जिसे हाल में लॉन्च किया गया, का उद्देश्य किस अवैध व्यापार को अंकुश लगाना था? तो यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन शेष। इसके माध्यम से टिम्बर यानी कि लकड़ी के जो बिजनेस उस पे जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, खासकर चंदन की लकड़ी का, उस पे जो इलीगल ट्रेड को लगाना है। और चंदन की लकड़ी जो होती है, ये आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा कुख्यात व्यक्ति था जिसने चंदन की लकड़ी के तस्करी के लिए वो काफी कुख्यात रहा था? और ये चंदन की लकड़ी भारत में किस भाग में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी चीज को एनवायरमेंट से जोड़ दूं तो चंदन की लकड़ी जो है वो किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है? एवरग्रीन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, क्या है? ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूं आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा मैच्योर होकर करंट अफेयर्स को पढ़िए। जरूरी नहीं है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहां पे दिया है एज इट इज क्वेश्चन ही पूछ जाए। हो सकता है करंट अफेयर संबंधित चीजें है, लेकिन अगर हम इसको एनवायरमेंट से जोड़ के पढ़ेंगे तो अलग बन जाता है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे बोला कि चंदन की लकड़ी वो कहां मिलती है, किस भाग में मिलती है, ठीक है, तो वो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का सवाल हो जाता है। इस तरह पढ़ते तब जाके आपका सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सलीमुल हक who was passed recently was associated with the which profession? सलीमुल हक थे, उनका निधन हुआ किस से संबंध थे? देखिए, बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे, ठीक है, और ये क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के रूप में ये बड़े विख्यात थे। बांग्लादेश के एक और भी हैं जो जिन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की है। आप मुझे बताइएगा कि बांग्लादेश का वो व्यक्ति जिसने ग्रामीण बैंक की शुरुआत की है कौन है इसके अंदर? ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके अंदर। इस बार बांग्लादेश की जो एक प्रधानमंत्री बनी है, 5वीं-6वीं बार वो दोबारा इलेक्ट हुई हैं, शेख हसीना, वो 5-6 बार से लगातार 2009 से लगातार वो इलेक्ट हो रही हैं। ठीक है। बांग्लादेश के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चीजें रहती हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। Which institutions has mandated penny drop verification for NPS fund withdrawal? अब देखिए, किस संस्था ने एनपीएस फंड निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य किया है? पेनी ड्रॉप क्या होता है, देखिए समझते हैं। पेनी ड्रॉप का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई किसी अकाउंट को चेक करना है। लेट्स सपोज अगर आप कोई ट्रेड करने जा रहे हो और हमें देखना है कि हम अपना जो अकाउंट है वो उस ऐप से लिंक कर रहे हैं, तो वो ऐप वाले क्या करते हैं, आपके अकाउंट में 1 रुपया डाल देते हैं, जैसे चेक करते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिवेट है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, जो 1 रुपया को मिलता है उसे कहते हैं पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। ठीक है, और यहां पर एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से करा रहा है, तो कौन कर रहा है? पीएफआरडीए, भारत संस्था जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, वो इस तरह की वेरिफिकेशन के माध्यम से जो अकाउंट है, पेंशन होल्डर्स के अकाउंट है, उसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है।
विच स्टेट यूटी लॉन्च द अबुआ आवास योजना? अबुआ आवास योजना कौन किसने किया? तो छत्तीस झारखंड ने स्टार्ट किया है। झारखंड कैबिनेट ने अबुआ आवास योजना स्टार्ट की है। अबुआ आवास योजना के तहत क्या है कि जो भी ग्रामीण लोग हैं, जो भी जनजाति के लोग हैं, उन्हें जमीन का पट्टा मिल सके, ठीक है, वो है अबुआ आवास योजना, जो कि झारखंड में होता है, जिसपे जमीन पे उनको मिल सके, लगभग वो 3.5 लाख हाउसेस उस पर बन सके इसके अंदर वो, ठीक है, होमलेस लोगों के लिए है। विच आर द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन नेशनल यूनिटी डे? ऑन नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए निम्नलिखित कौन सी योजना की थी? तो वो है आपकी माई यूथ इंडिया, ठीक है, माई यूथ इंडिया, ठीक है, मेरा युवा भारत या माई यूथ इंडिया या एमवाई भारत, माई यूथ इंडिया या मेरा माई यूथ इंडिया या एमवाई भारत, एमवाई भारत रहता है, ठीक है। इस नाम से नेशनल यूनिटी डे पे इन्होंने लॉन्च किया इस चीज को, यहां पे करते हैं, ठीक है, माई यूनिट इंडिया, ठीक है, ये मोदी जी ने नेशनल यूनिटी डे के ऊपर पीएम मोदी ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कि जितने भी युवा हैं, युवा का मतलब क्या है? 16 साल से लेकर 29 साल तक, 16 साल से लेकर 29 साल तक युवा है, उनको टारगेट कर सके, उन पे काम किया सके। तो माई एमवाई यूथ इंडिया या एमवाई भारत, ठीक है। In which city has Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami inaugurated the 10-day उत्तराखंड महोत्सव? उत्तराखंड महोत्सव किस जगह पर है? तो उत्तराखंड महोत्सव जो है वो लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया। लखनऊ में जो होता है आपका लखनऊ महोत्सव, वहीं पर आपका उत्तराखंड महोत्सव जो है 10 दिन के लिए सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। Which country will host the FIFA Men's World Cup 2034? फीफा क्या है? फीफा फुटबॉल कॉम्पिटिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया के फुटबॉल को कंट्रोल करती है। ये तो वर्ल्ड कप भी कराते हैं। अभी 2022 में कतर के अंदर वर्ल्ड कप 2022 का था, वो 23 में वो खेला गया, ठीक है। अब अगला जो होगा वो होगा वो यूरोप में होना है, साथ में उसके बाद आपका देखिए 2000 यहां पे एक आपको आएगा सऊदी अरब में होना है 2024 के अंदर, 2024 के अंदर सऊदी अरब होना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अगला 30 में 1900 सॉरी यहां पे देखिए थोड़ा सा 2026 के अंदर जो होना है वो होना है आपका मोरक्को के अंदर। देखिए हर कॉन्टिनेंट के अंदर एक बार चांस मिलता है कि वर्ल्ड कप कराया जा सके। अब चूंकि कतर में हुआ था, कतर आपका एशिया के अंदर आता है, तो अब चांस आया उसका यूरोप का, सॉरी अफ्रीका का। तो अफ्रीका में नॉर्दर्न अफ्रीका में कंट्री जो है वो है मोरक्को, वहां पर 2026 का वर्ल्ड कप होगा 4 साल के बाद। उसके बाद 2030 का वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा पुर्तगाल और स्पेन के अंदर, दोनों कंट्री मिलकर करेंगे, यूरोप के अंदर करेंगे। फिर 2034 का वर्ल्ड कप जो होगा वो सऊदी अरब के अंदर होगा, ठीक है। और ये कराया जाएगा, मतलब आपके 34 तक के आपको ये प्लान दे दिया गया। उसके बाद हर कॉन्टिनेंट के अंदर एक बार मौका मिलता है कि फुटबॉल को प्रमोट किया सके। और इस बार तो फुटबॉल अब से जो अगला 26 का वर्ल्ड कप होगा तो उसमें तो वर्ल्ड कप की फुटबॉल की टीमें भी बढ़ा दी गई हैं। 24 से बढ़कर वो आई थिंक 36 या समथिंग कुछ हो चुकी है टीमें बढ़ गई, इससे ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल कंट्रीज खेल सके। इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द स्टेच्यू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर तेंदुलकर अनवील्ड? देखिए तेंदुलकर जी की तो आपके मूर्ति है वो वानखेड़े स्टेडियम कहां है? मुंबई का जो स्टेडियम है इसका नाम है वानखेड़े, वहां पर स्टैचू लगाया गया है, उसको सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाया गया है, ठीक है। और इसको एकनाथ शिंदे जी जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, वो उन्होंने इसका अनवील्ड किया हुआ है, ब्रॉन्ज स्टैचू है ये। आप मुझे आगे बताइएगा कि एकनाथ शिंदे जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस पार्टी से संबंधित हैं? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है एकनाथ शिंदे, ठीक है। Who has been awarded the British Academy Book Prize for year 2023? किस व्यक्ति को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है? वो मिला है नंदिनी दास को। नंदिनी दास को जो इंडियन बॉर्न है उनको ये अवार्ड मिला है। किताब का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। किताब का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। नंदिनी दास को ये अवार्ड 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। और ये सब ये किस कैटेगरी मिलता है? जो कल्चर अंडरस्टैंडिंग में, कल्चर को समझने में हर अलग अलग कैटेगरीज में होता है। कभी कभी आपको फिक्शन मिलता है, कभी नॉन फिक्शन में मिलता है, कभी ट्रैवल में मिलता है, कभी साइंस में मिलता है, तो अलग अलग अवार्ड्स हैं। ये जो अवार्ड है कौन सा अवार्ड? 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ये
कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अवार्ड मिला है वो नंदिनी दास को मिला है। किताब का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको करंट अफेयर्स याद ही हो जाए, आपको पीडीएफ पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। Who has been named the winner of British Academy Book Prize? आ गया आपका, ठीक है। जाहिद हुसैन, जाहिद नाम लिखिए, जाहिद हुसैन won silver medal in prestigious Asian Championship 2023. Where is the game held? जो जाहिद हुसैन है, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग कॉम्पिटिशन में, निशानेबाजी के अंदर जाहिद हुसैन ने एक सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और ये पूछा कि ये कहां पे हुआ, तो ये जो कॉम्पिटिशन हुआ है साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, और उन्होंने पेरिस ओलंपिक का इतना कोटा पूरा कर लिया। देखिए सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनता है कि पेरिस अगला ओलंपिक 2024 का ओलंपिक कहां होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। पेरिस कहां है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अब इसी संबंध में हुआ कि उसकी देखिए अब हर व्यक्ति ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, पहले क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। तो शूटिंग कॉम्पिटिशन, निशानेबाजी की जो कॉम्पिटिशन है उसके लिए अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, वहां पर आपको जीतना पड़ता है और आपका कोटा फिक्स होता है। कोटा यानी कि अगर आपने मेडल जीत लिया तो आपके बिहाफ पे या आपके कंट्री का कोई व्यक्ति ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। तो जाहिद हुसैन ने शूटिंग कॉम्पिटिशन जो कि साउथ कोरिया में हुआ था उसमें मेडल जीता और अपनी कंट्री के लिए कोटा फिक्स किया है। और कोटा सिस्टम जो होता है वो शूटिंग में भी होता है और कुश्ती में भी होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा, मेडल जीतेगा वहां पर, मतलब छोटे टूर्नामेंट्स के अंदर, और एक कोटा ले लेगा। अब उस कोटे पे वो खुद भी जा सकता है या ऑर्गेनाइज जो संस्था है, फेडरेशन है, किसी और को भी भेज सकती है। तो जाहिद हुसैन ने भले ही जीत लिया है, बट जरूरी नहीं है कि जाहिद हुसैन ही ओलंपिक में जाएंगे, हो सकता है कोई और चला जाए उसके बिहाफ पे, ऐसा होता रहता है, होता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर ये हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, हाँ वही नहीं, पढ़ा नहीं है। लेजेंडरी क्रिकेटर जो तेंदुलकर की जो मूर्ति बनी है, जो स्टैचू बनाया गया है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। ठीक है, और एकनाथ शिंदे ने इसका अनावरण किया है। इस मूर्ति को बनाया किसने है, तो इस मूर्ति को जो बनाया है आपके पुणे में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कल्पटर प्रमोद कांबले ने इस मूर्ति बनाया, प्रमोद कांबले ने इस मूर्ति को बनाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा इसको। With whom was the election commission sign an agreement to promote electoral literacy? इलेक्शंस की इलेक्ट्रोल लिटरेसी मतलब क्या होता है कि भाई चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनावी आयोग ने किसके साथ समझौता किया है। तो चुनावी साक्षरता का मतलब है कि चुनावों के बारे में समझ और पढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ समझौता किया है कि भाई स्कूलों की किताबों में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की किताबों के अंदर जो चुनाव को लेकर कुछ चैप्टर्स बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही चुनाव को लेकर अवेयरनेस रहे। ठीक है, ये ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है ये। अच्छा ठीक है, हो गया। Inaugurated the domestic sailing of the first international cruise liner Costa Serena in India। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू क्या है। देखिए आपके देश में नेवी होती है, वो तो लड़ाई के लिए होती है, सब कुछ सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कुछ टूरिज्म के लिए होते हैं। तो बड़े बड़े शिप आपने देखे होंगे जो कि आपके टूरिज्म वाले शिप होते हैं। वो टूरिज्म वाले शिप जो है उसमें इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, ये लग्जरी ब्रांड होता है, यानी कि लोग जाते हैं और लग्जरियस एक एनवायरमेंट आता है, बड़ा शिप होता है, सारी फैसिलिटीज के अंदर होती है, लगभग एक 5 स्टार या 7 स्टार एक होटल होता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, मतलब इंडिया से वो जाएंगे 3 दिन 4 दिन के लिए वो ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ये होता है। तो इंडिया का पहला क्रूज लाइनर, क्रूज शब्द आ गया, ये होता है आपका यही आपका जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लग्जरी शिपिंग में होते हैं। तो एक भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर जो है इसका नाम है कोस्टा सेरेना, ये इंडिया का पहला है, वैसे विदेशी कंपनियां होकर थी। इसने पे काम स्टार्ट किया है, और सबसे पहले वो भारत में किस जगह पे वो जब स्टार्ट किया तो किसने इसको इनॉग्रेट किया, तो वह सर्बानंद सोनोवाल ने इसको इनॉग्रेट किया कि भैया चाहो आप तुम भी कुछ काम करके आओ। तो क्रूज लाइनर कौन है इंडिया का, कोस्टा सेरेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं बिजनेस बनने के बाद आप लोग जाएंगे इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ठीक है, नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर द सितंबर क्वार्टर ऑफ 2023, व्हिच इंडियन सिटी हैज रैंक 4th among 46 ग्लोबल सिटीज। अब ग्लोबल सिटीज की बात की जा रही है। ठीक है, अब ग्लोबल सिटीज के अंदर नाइट फ्रैंक्स की एक इंडेक्स आया प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, इसमें मुंबई को ग्लोबल सिटी का दर्जा दिया गया, जो दुनिया की
46 ग्लोबल सिटीज है, उसमें मुंबई का नाम रखा गया है। विच स्टेट हैज वॉन द मोस्ट मेडल्स इन नेशनल गेम्स 2023? राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीते हैं? नेशनल गेम्स हर साल होते हैं, ठीक है। नेशनल गेम्स का मतलब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे कि रेस हो गई, शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, ऐसे कई सारे गेम्स होते हैं, रेसलिंग हो गया। और ये जो ओलंपिक्स में गेम होते हैं वही उन्हीं गेम्स को क्या आता है, नेशनल गेम्स होते हैं, साल में एक बार होता है। इस बार कहां हुआ है? गोवा में हुआ। कहां हुआ? गोवा। वहां पर नंबर 1 राज्य कौन रहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो सवाल क्या पूछेगा आपसे कि नेशनल गेम्स कहां होते हैं? गोवा के अंदर। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीत लिए, ठीक है। Who has recently launched प्रोजेक्ट कुश? प्रोजेक्ट कुश जो है, कुशा जो है, किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है DRDO ने किया हुआ है, ठीक है। इसमें अंदर क्या है कि जो आपका एक 3 tier डिफेंस सिस्टम विद द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमी, देखिए एक तरह का डिफेंस सिस्टम है ये कि अगर दुश्मन का जहाज या मिसाइल आएगा तो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। DRDO ने स्टार्ट किया हुआ है ऑपरेशन कुश, ठीक है, जो 3 tier सिस्टम हुआ है, यानी कि अगर मान लो मिसाइल निकलता है तो एक टियर के अंदर एक लेयर, टियर का मतलब लेयर कह लीजिए, एक लेयर के अंदर मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर में पहला प्रोडक्शन होगा, दूसरा 500 किलोमीटर पे होगा, दूसरा 200 किलोमीटर के अंदर होगा। तो 3 टियर पे एक प्रोडक्शन दिया जा रहा है कि भाई अगर दुश्मन का जहाज आता है, पहली बार तो 1000 किलोमीटर पे रोक दो, नहीं रुक पाया तो 500 में रोको, नहीं रुक पाया 100 में तो रोकना ही रोकना है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेलवे में आपने जो 2 टियर या 3 टियर का जो है वो क्या होता है, यूपी पीसीएस का जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2015 वाले में, उस साल मुझसे पूछा गया था कि 2 टियर 3 टियर क्या होता है। तो अभी आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ये इंटरव्यू का सवाल है ये। Who has recently been appointed as a joint director of CBI? जॉइंट डायरेक्टर को CBI जो है वो प्रवीण मधुकर जी को अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खास नहीं है। Which country has recently announced its exit from China's Belt and Road Initiative? चाइना का एक इंटरनेशनल, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहते हैं इसको, BRI भी कहते हैं, या बेल्ट एंड रोड, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ठीक है। चाइना का है, जिसके अंदर सभी कंट्रीज को जो भी इसके मेंबर बनते हैं उनको रोड के माध्यम से, ठीक है, या बाकी माध्यम से समुद्री मार्ग से या वायुयान से सभी कंट्रीज को कनेक्ट करना, ठीक है, और इससे कि व्यापार बढ़ सके, इसके लिए जो हर कंट्री के अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप करना, अच्छे सड़कें बनाना, अच्छे एयरपोर्ट बनाना, अच्छे बंदरगाह बनाना, इसके लिए चाइना क्या करता है? चाइना लोन देता है उसी कंट्री को, कि बोला कि भाई अगर तुम BRI का मेंबर बनना है तो तुम्हें अच्छी रोड होनी चाहिए, इसके लिए तुम हमसे लोन ले लो, और लोन तुम ले लोगे और रोड हम ही बनाएंगे। फिर चाइना रोड भी बनाता है, ठीक है, और उसके लिए वो माल जो होता है, रॉ मटेरियल, वो चाइना ही देता है, खरीदना पड़ता है इनको, ठीक है, दूसरी कंट्री को। और फिर जो इंजीनियर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो भी चाइना देता है, ठीक है, और वो वही दूसरी कंट्री में होती है। और इस ब्याह पे खूब सारा लोन जो है वो दूसरी कंट्री देता है। कहता यह है कि इससे हम जब नेटवर्क अच्छा बन जाएगा तो व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो ट्रेड बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखा गया है, श्रीलंका केस में देखा गया, बाकी कंट्री में देखा गया है कि इतना ज्यादा लोन होता है कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते और पैसा बहुत कम जनरेट हो पाता है, ठीक है। इसीलिए कुछ कंट्रीज को छोड़ देते हैं, और अभी जो छोड़ा है फिलीपींस ने बोला है कि BRI का प्रोजेक्ट छोड़ा है, कहता है ना भैया ना, आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं, आप छोड़ दो, हम अपना व्यापार इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, हम आगे कर लेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ये जापान और अमेरिका और यूरोप है, वो उन कंट्रियां जो है अब उसको बना रही हैं। Which city is the host of World Food India 2023? तो न्यू दिल्ली जो है वो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेजबान देश में है। Which institution released the 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? देखिए एडेप्टेशन किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए इसके अंदर कहानी क्या है कि एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी क्या होगा, यहाँ पे वर्ल्ड रैंक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका यूएनईपी आएगा, ठीक है। कौन आएगा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। अब इसने क्या एक रिपोर्ट जारी की और इसने बोला ये क्या करते हैं, ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी करते हैं हर साल। और इसमें बोला गया कि जो क्लाइमेट के एडॉप्टेशन के अंदर, क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसको हम ठीक तरीके से कर पाए, मतलब कर पाए, उसके लिए कुछ पैसा की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कितना रिसीव, कितनी जरूरत है और कितना मिल रहा है, इस गैप को वो मैनेज करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। तो ऐसा है कि लगभग 210 बिलियन डॉलर की जरूरत है पूरे दुनिया को
क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, लेकिन मात्र जो है वो 21-22 बिलियन डॉलर ही तक पहुंच पाया है, जो एक काफी बड़ा गैप शो करता है। ठीक है, एज पर न्यू स्टडी विच स्पीसीज हैज देयर हेड ऑल ओवर देयर बॉडी। एक नए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति का सिर उसके पूरे शरीर में, एक जो सिर है पूरे शरीर में है, ऐसा स्टडी किया गया है। और वो स्टारफिश है, जो स्टार शेप की होती है। ठीक है, वो फिश के बारे में ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो चेहरा ही उसका पूरे शरीर के अंदर है। अलग अलग जानवर हमेशा क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस इज एन एनुअल रिपोर्ट डिलीवर्ड बाय द, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज जो है वो WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी करता है। तो ये अच्छा है क्योंकि बहुत ही फेमस आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर साल जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज नाम के रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, क्लाइमेट संबंधित चीजें होती हैं, क्या हालत चल रही है इसके अंदर। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम राष्ट्रीय कुशल पाक कला का कार्यक्रम किस संस्था जुड़ा हुआ है, तो वो है EESL से, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से एक ज्वाइंट वेंचर है, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मिलकर, एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर है और ये कर रहा है दोनों मिलकर। Which country has pulled out Treaty of Conventional Armed Forces in Europe? किस कंट्री ने, कौन सा देश है जिसने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गए। एग्रीमेंट का मतलब होता है अलग अलग कंट्री आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। अब एक ऐसी ट्रीटी हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। यूरोप की कंट्रीज जिन्हें मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जिसमें बोला गया कि जितने भी कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक संस्था, यानी कि देखिए दो तरह के हथियार होते हैं, एक होते हैं पारंपरिक, एक होते हैं न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर बम हो गया, पारंपरिक होते हैं जो कि न्यूक्लियर बम नहीं होते, बड़ी बड़ी बंदूक, बम, टैंक, ये सब आपके पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर होते हैं। तो इसके ऊपर ट्रीटी की गई सभी कंट्री आपस में कि हाँ भाई एक हद से ज्यादा हम खतरनाक हथियार नहीं बनाएंगे, तरीके से नहीं बचेंगे। तो रशिया इसमें इन्वॉल्व था और पुरानी बहुत ट्रीटी है, लेकिन रशिया ने अभी हाल में जो देखा नेटो का जो रोल रहा यूक्रेन के मैटर में, तो रशिया इस ट्रीटी से बाहर निकल गया है। ठीक है, अच्छा, विच इंडियन स्टेट और यूटी अबुआ विश्व अभियान जो चला है वो झारखंड का ही है, पढ़ चुके हम लोग। अब HEL1OS स्पेक्ट्रोमीटर which has been in use is established in this country। ठीक है, तो ये इंडिया का बनाया हुआ है। अब देखिए HEL1OS, ठीक है, इंडिया इसरो ने जो आपका आदित्य L1 स्पेस का भेजा, यानी कि सूर्य को स्टडी करने के लिए जो हमारा स्पेस क्राफ्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं आदित्य L1। ठीक है, उसी में स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ, इसका नाम है HEL1OS। HEL1OS उसका नाम है। ठीक है, और वहां पे गया उसको स्पेक्ट्रोमीटर मान बोलते हैं। ठीक है, आदित्य L1। अब इसमें L1 का मतलब क्या होता है? L1 L इस L का लैंग्वेज पॉइंट है। लैंग्वेज पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब सूरज की ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसे पॉइंट पे जाके न्यूट्रलाइज होती है, यानी कि जितना फोर्स सूरज लगा रहा है और जितना फोर्स ये अर्थ लगा रही है, दोनों एक पॉइंट पे जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का बल न्यूट्रल हो जाएगा, उसको हम लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। और हमारा जो आदित्य है वहीं पहुंचना चाहता है, वहीं पे स्टे करेगा जहां पर वो बैलेंस हो सके। ठीक है, और उसको उस जगह पर स्टेडली खड़े होने के लिए ज्यादा पावर नहीं लगे, ना वो इधर जाए कि सूरज खींच ले, ना इधर आए कि पृथ्वी खींच ले, बीच में रहे, तो उसको एल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट कहते हैं इसको। Which country has highest weighting on the MSCI Emerging Market Index? MSCI Emerging Market Index पर किस देश का भाग से अधिक है? तो वो है चाइना। ठीक है, चाइना का भाग सबसे ज्यादा अधिक है। मतलब ये मार्केट का लिखा है, कितना मार्केट का वेटेज है, तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया है। ठीक है, नंबर 2 पे इंडिया का जो मार्केट, चाइना का मार्केट 30% के आसपास है, उसकी जो पूरे इंडेक्स की मार्केटिंग जो है, और इंडिया का 15.5% है। अगला है ताइवान है, 15.11% है। तो ये रहेगा इसके अंदर। नासा क्यूरियोसिटी रोवर वाज लॉन्च्ड टू स्टडी विच सेलेस्टियल बॉडी। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो नासा ने एक रोवर भेजा। रोवर होता है किसी दूसरे ग्रह पे, दूसरे पिंड पे जाकर पहुंचा, जैसे इंडिया का चंद्रयान गया और चंद्रयान पहुंचा, जब उसके बाद एक विक्रम रोवर आया, यानी जो कि चांद पर मशीन घूमी थी, रोवर घूमा था, उसे रोवर बोलते हैं। एक होता है लैंडर जो लैंड किया,
उस लैंडर से निकलता है एक रोवर, एक छोटी सी मशीन टाइप की होती है जिसके टायर वाले लगे होते हैं, जिसके घूमता है, ठीक है। तो हमारे वाले को जो जो चंद्रयान सब गया था तो उसको विक्रम लैंडर क्या था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। प्रज्ञान जो था वो रोवर था और विक्रम जो था लैंडर था। उसी तरह से एक क्यूरियोसिटी भेजा, नासा वालों ने भेजा क्यूरियोसिटी जो है स्टडी करने के लिए, वो भेजा मार्स को। मार्स को भेजने के लिए एक रोवर है जो कि मार्स की धरती पे घूमेगा, उसका नाम है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। As per WHO, there are 23 global TB report, which country accounted for the highest number of tuberculosis cases? तो भाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ tuberculosis। यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है, गलत है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया का नाम है। इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी होती है। टीबी बैक्टीरिया, टीबी किस कौन सी बीमारी है? एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि मुख्यतः दिमाग पे, लंग्स पे और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे करती है। हम लोग अभी तक सोचते हैं कि लंग्स पे होता है, लंग्स पे ज्यादा होता है, लेकिन दिमाग की भी टीबी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जो ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा लोग जो मतलब 50% लोग जो है वो मर जाते हैं इसके अंदर, ऐसा होता है। The state of food and agriculture so far is the flagship report of which institution? The state of food and agriculture जो रिपोर्ट है वो एशियन FAO, यहाँ पे तो गल रही है, यहाँ पे ADB दिया, B होगा, C होगा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये आपका फ्लैगशिप रिपोर्ट है। फ्लैगशिप रिपोर्ट है इसकी, FAO की है ये, नॉट ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की नहीं है ये, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिलीज इस फ्लैगशिप रिपोर्ट, ठीक है, इसकी ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है इसके अंदर। Which institution released the production gap report? Production gap report जो UNEP ने की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसकी रिपोर्ट जो की है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, it wants that global fossil fuel production over the next 7 years is projected to exceed more than the UN, देखिए COP की मीटिंग हुई, COP 28 दुबई में मीटिंग होती है यूएई के अंदर, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है, अभी नवंबर दिसंबर में बीच में मीटिंग हुई, ठीक है, और वहां पर कुछ फैसले लिए गए। और इसके अंदर एक UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का एक रिपोर्ट आई, इसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, जो ये बोलता है कि जो फॉसिल फ्यूल से यानी कि कोयले से या डीजल से या केरोसिन ऑयल से जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगले 7 सालों में ये डबल हो जाएगा। यानी कि हम बजाय कम करने की हम सोचें कि भाई बैटरी लग रही है, ये लग रहा है, देखने को ये मान रहा है कि अगले 7 सालों में जितना प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं उसका डबल प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 7 years project to exceed more than double level required to stay within the climate goal obtained in the Paris climate agreement, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट जारी कर रहा है जो कि दिखाता है कि अभी भी शायद काम उस स्तर पे उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। What is the name of recently launched brand of National Cooperative Organization Limited? NCOL का ब्रांड नेम कौन सा है? तो भारत ऑर्गेनिक। भारत सरकार ने बोला कि ऐसा है भाई कि हम चावल देंगे, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रांड का भी कुछ होना चाहिए। तो भारत ब्रांड से अभी आप देखते हो कि आटा है, चावल है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं वो मार्केट में है, भारत ऑर्गेनिक नाम से वो आपके घूम रहे हैं मार्केट में। ब्रांड नेम क्या है? भारत, और कंपनी का नाम क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है। सस्ता आटा था इसके अंदर, शायद मार्केट में देखा होगा इसको। कोटा ऑफ स्पेशल डोमेन राइट्स SDR विच इज सीन इन द न्यूज। देखिए SDR किसका कॉन्सेप्ट है? तो SDR है IMF का। SDR किसका है? IMF का है। वहां पर सभी कंट्रीज को जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि IMF को चलाने के लिए पैसा वो डोनेट करते हैं, उस हिसाब से उनको SDR मिलता है। तो SDR एक तरह की करेंसी है जो कि वहां चलती है, IMF के अंदर चलती है, और जिसका SDR ज्यादा होता है उसकी वोटिंग दो तरह होते हैं। SDR आपने जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए आपने IMF को दिए, तो 100 रुपए के आसपास का SDR राइट आपको दे देंगे आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आप डायरेक्ट कैश नहीं निकालोगे, लेकिन एक तरह का आपने पैसा वहां पे IMF जमा कर रखा है। लेट्स सपोज आपको कहीं जरूरत पड़ गई कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और आपको जरूरत पड़ गई पैसों की, तो आप लिख दोगे कि हाँ भाई 100 रुपए मैंने IMF को दिए, आप उसे नोट कर लो। तो आपके इस तरह के ट्रांजैक्शंस को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है, कैश नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपके साथ में वोटिंग राइट्स भी होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए की वैल्यू का 1% या 1.5% जितना भी होगा बनता होगा, उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। कि मानो किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग होती है तो आपकी वोटिंग परसेंटेज कितनी है आपकी, उस हिसाब से आपकी वैल्यू रहती है इसके अंदर।
who has been appointed as the nominee director of the brand of साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। तो इसके हैं आपके दीपक गुप्ता, ठीक है। इसे गेल इंडिया लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपॉइंट किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्लेयर सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो मध्य प्रदेश की ग्वालियर को किया गया है। ग्वालियर सिटी जो है मध्य प्रदेश का, उसको बोला गया है सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। और इसमें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कल्चर, तो यूनेस्को ने ग्वालियर को अपने जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन, यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को क्या नाम है इसका, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है उसमें वो सिटीज डालते हैं। तो ग्वालियर को म्यूजिक में डाला गया है और कोझिकोड जो कि केरल में सिटी है उसको डाला गया है आपके लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो कोझिकोड जो केरल में सिटी है उसे लिटरेचर में डाला गया है, ठीक है। और जो आपका ग्वालियर है उसको म्यूजिक के ऊपर डाला गया है, ठीक है। Where was the first investor meeting of India-US Defense Acceleration System held? भारत अमेरिका रक्षा त्वरण प्रणाली की पहली निवेशक बैठक कहां हुई है? तो वो हुई नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हुई है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सपेक्टेशन सिस्टम मीटिंग हुई है इसके अंदर। और 7th पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। Who has won 7th पेरिस मास्टर टाइटल? अब देखिए मास्टर्स टाइटल अलग अलग दो तरह से आते हैं, आपको देखिए समझेगा। यहां पर जो पेरिस मास्टर है, ठीक है, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस संबंधित है, ठीक है। तो पेरिस मास्टर्स होता है, इसको नोवाक जोकोविच ने, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है लॉन टेनिस के अंदर, उन्होंने 7वीं बार जीता है, ठीक है। कभी कभी आपको ना पीजीए मास्टर नाम आता है, पीजीए मास्टर्स का, जहां पर भी पीजीए आ जाए तो पी फॉर जैसे एटीपी आ जाएगा, एटीपी, तो इस एटीपी मास्टर्स कब आएगा? दो आएंगे, पीजीए और एटीपी मास्टर्स का। अगर एटीपी आ जाए तो है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो एटीपी का मतलब होता है टेनिस संबंधित, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो मास्टर्स कब हो गया? पीजीए प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल ऑफ गोल्फ एसोसिएशन कुछ है, तो पीजीए गोल्फ संबंधित है। देख लीजिएगा कि पीजीए पूछा जा रहा है कि एटीपी पूछा जा रहा है, मास्टर्स नाम दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या 7th पेरिस मास्टर, तो लिखा भले ही ना हो, लेकिन यहां पर हम नोवाक जोकोविच का नाम आ रहा है जो टेनिस के अंदर नंबर 1 खिलाड़ी है। उत्तराखंड सेलिब्रेट इस फाउंडेशन डे ऑन 9 नवंबर इन विच सिटी, इन विच ईयर वाज उत्तराखंड फॉर्म? आपको पता है 2001 में उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है फॉर्म हुआ था सन 2000 के अंदर, ठीक है। सन 2000 के अंदर उत्तराखंड फॉर्म हुआ था। किसको तोड़ के बना था? यूपी के पहाड़ी इलाकों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। पहला नाम उसको उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड हो गया। अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट बनाना होता है तो कौन सा संस्था, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी नए स्टेट को फॉर्म करता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आगे आपका करंट अफेयर्स को जब हम पॉलिटिक्स जोड़ते हैं होता है। Who is the singer of Abundance in Millet song which was been for the Grammy Award? देखिए एक सॉन्ग है इसका नाम है Abundance in Millets, ठीक है। मिलेट्स यानी श्री अन्न यानी कि बाजरा, ज्वार, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यूज की बहुत ज्यादा है। इसको बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने गाना लिखा भी है और उसमें वो पिक्चराइज भी हुए हैं। इसी गाने में अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग, जिसको ग्रैमी अवार्ड में उसको नॉमिनेट किया गया है। ग्रैमी म्यूजिक से संबंधित अवार्ड फंक्शन जैसे फिल्म फेयर होता है उस तरह से आपका म्यूजिक से संबंधित बहुत बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। और अबंडेंस इन मिलेट्स को इसमें नॉमिनेट किया गया है और इसका सिंगर जो है फाल्गुनी शाह है, ठीक है, फाल्गुनी शाह। और इसमें मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें दिखाई दिए थे वो मोदी जी भी। तो मोदी जी वैसे ही आपका जो है वो श्री अन्न को प्रमोट करते हैं। श्री अन्न हो गए या आप इसका नाम श्री अन्न दिया गया है, लेकिन कह रहे थे ज्वार बाजरा वगैरह जो होते हैं इसके। यहाँ तक कि यह हुआ है कि अब जो है जो राशन मिलता है उसमें 10 किलो बाजरा एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 किलो बाजरा एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले क्या था कि चावल मिलता था, गेहूं चावल मिलता था, अब गेहूं चावल और बाजरा मिलेगा, जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों की बढ़ सके। Which union ministry released the digital advertisement policy 2023? तो इसको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो है इसकी जो है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की गई है, ठीक है। कोऑपरेशन फूड प्रोजेक्ट
which was seen in the news in is association with which country? ठीक है, यूके के किंग चार्ल्स विल फीचर ऑन द कवर ऑफ बिग इशू मैगजीन फॉर 75 बर्थडे where he will introduce his commercial food project in attracting food insecurity and reducing surplus food waste with the official launch schedule. ठीक है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। लोकसभा एथिक्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की एक कमेटी है जिसका नाम है एथिक्स कमेटी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी, यानी कि 4-5-10 लोग बैठे होंगे, एक कमेटी का नाम है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी है जिसमें रिकमेंड किया है कि भैया एक मेंबर है उनको आप निकाल दो, एक्सपल्शन कर दो। लोकसभा आचार संहिता ने किस संसद सदस्य को निष्कासन की सिफारिश करने की रिपोर्ट दी कि भाई ये सदस्य जो है ये एमपी बनने लायक नहीं, इसको कर दो। ये है लोकसभा की मीटिंग और लोकसभा की एथिक्स कमेटी थी। अब आप कौन सी ऐसा एमपी मेंबर था लोकसभा का जिसको हटाने की, निकालने, सस्पेंड करने की बात की? वो थी महुआ मित्रा। आपकी बंगाल से आती है महुआ मित्रा और इनके पर पैसे देकर सवाल पूछने का आरोप है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने महुआ मित्रा को, ऐसा कहा जाता है कि पैसे दिए और बोला कि आप लोकसभा में सवाल सरकार से पूछिएगा। अब इसके और भी बड़े रहता है कि ऐसा क्यों होता है, ये इसके आपको बताऊंगा कभी क्यों होता है, लेकिन हमारे उसमें नहीं है। कुछ बिजनेसमैनों को अपने फायदे जुड़े होते हैं इससे, तो वो चीजें रहती हैं। तो महुआ मित्रा को सस्पेंड करने की बात बोलिए तो कैश फॉर क्यूरी एलिगेशन लगा हुआ इसके अंदर। Which state passed a bill which increased the total reservation in the state government? अब इस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य के कुल आरक्षण को 75% बढ़ाता है, तो वो है बिहार। बिहार राज्य ने जो है ऐसा किया कि इस सिस्टम बनाया है कि रिजर्वेशन को बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है 50% कोटा था उसको बढ़ा के 65 कर दिया गया है। With the 10% economic backward category quota, the bill will push reservation in Bihar 70%. The Supreme Court in 1992 upheld the OBC quota, where it also ruled that total quota must never be exceeding 50%, calling this limit fair and. अब देखिए 1992 में एक फैसला आता है जिसके अंदर आपका मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट होती है उसको मानते हुए कोटे को, ओबीसी कोटा जो था मंडल कमीशन द्वारा, उसको सही बोलती है सुप्रीम कोर्ट, बट कहती है किसी भी हालत में 50% का जो मार्क है कि 50% सीटें रिजर्व रहेंगी, 50 अनरिजर्व रहेंगी, वो नहीं होना चाहिए। 50% तक ही आप रिजर्व कर सकते हो, लेकिन बिहार के अंदर अभी दिखाई दे रहा है कि 75% सीटें बढ़ गई हैं, तक जो है कोटा वो बढ़ गया। ऐसा क्यों? ये पॉलिटिक्स जुड़ के आता है, ठीक है, ये क्या जुड़ के आता है? इसे एक बार तमिलनाडु के अंदर ऐसा था कि 75-80% तक की जो है नौकरियां रिजर्व हो गई थी। तो उनसे पूछा गया कि आप 50% से आप लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये नौकरियां नई नहीं है, ये पुरानी नौकरियां हैं, ये बैकलॉग भर रहे हैं हम लोग, ये नई नौकरियां नहीं है। इसको इन नौकरियों को तो 5 साल 10 साल 15 साल पहले भर जाना चाहिए था, बट चूंकि भर नहीं पाए तो हम वो नौकरियां निकाल रहे हैं, बैकलॉग पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये रहता है। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो है उन्होंने अपना कोटा बढ़ाया है। Which city made the world record for lighting 22.23 lakh urban lamps on the eve of Diwali? दिवाली के ऊपर 22-22.5 लाख दिए जाने की बात बोलती है, तो कौन? अयोध्या में हुआ है, दिया होता दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, तो लगभग 22.5 लाख दियों का ये रहा है, रिकॉर्ड बनाया गया। नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च KHIR सिटी इज एसोसिएटेड विद विच सिटी? देखिए ये है कर्नाटक से जुड़ी हुई है। नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च KHIR सिटी है, वो कर्नाटक से जुड़ी हुई है और 40,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर है, इनोवेशन है, नॉलेज सेक्टर है, ठीक है। और क्या आता है कि लगभग 80 लाख से ज्यादा जो है वो खैर सिटी में जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया इवेंट है ये। कार्लो रोवल्स हु हैज सीन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद प्रोफेशन। कार्लो रोवल्स जो है वो एक तरह के फिजिसिस्ट हैं और ये इटालियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। क्लेम दैट यूनिवर्स में हैव रिजल्टेड आउट ऑफ बिग बैंग बॉम्ब्स, ठीक है। तो इन्होंने व्हाइट होल्स की कल्पना की है। इन्होंने थ्योरेटिकल दिया है कि अगर ब्लैक होल्स होते हैं तो ऐसे व्हाइट होल्स भी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स में हैव रिजल्टेड आउट ऑफ अ बिग बाउंस। हम बिग बैंग पढ़ते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है बिग बाउंस आता है और बोले जो ब्रह्मांड है बिग बाउंस होता है। व्हाइट ब्लैक होल व्हाइट ब्लैक होल इज बिलीव्ड टू बी द अल्टीमेट ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल मैटर फ्रॉम व्हिच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन ब्लैक होल क्या कर रहे हैं। व्हाइट होल्स ऑन द अदर हैंड दे क्रिएटेड न्यू यूनिवर्स।
ब्लैक होल में तो ऐसी चीज, एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इससे लाइट भी पास नहीं कर पाती है, तो दिखता भी नहीं है ये, ठीक है। यूनिवर्स में बड़े बड़े ब्लैक होल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका जो अपोजिट है आपका व्हाइट होल, और इट्स में क्रिएट एंड न्यू यूनिवर्स, वो अपने आप में एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर क्वालिफाइड फॉर द नॉकआउट सेमीफाइनल ऑफ ओडीआई क्रिकेट। व्हाट आर द टू अदर टीम्स? ये तो पता ही आपको कि कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड थी, ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया थी और न्यूजीलैंड थी। आईना डैशबोर्ड, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज रिपोर्टर हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? तो आईना डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है। हैज बीन मेड लाइव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। The urban local bodies across the country can participate in this limit to volunteer submit their key data on regular basis through a simple data entry form on the portal. The dashboard would serve as a tool of comparing similarly placed cities and promoting peer learning among cities. तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला, ठीक है। तो अभी 50 सवाल देख लिया हमने आज के इसमें। तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? आईना डैशबोर्ड जो है वो किसने स्टार्ट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उन्होंने एक डैशबोर्ड स्टार्ट किया है जो लोकल, देखिए अब यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज की बात लिखी है। अर्बन लोकल बॉडीज मतलब नगर निगम, ठीक है। नगर निगम अक्रॉस द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन द इनिशिएटिव टू वॉलंटियर सबमिट देयर की डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू अ सिंपल डेटा एंट्री फॉर द पोर्टल। द डैशबोर्ड वुड सर्व एज अ टूल फॉर कंपेयरिंग सिमिलर प्लेस्ड सिटीज एंड प्रमोटिंग पीयर लर्निंग अमंग सिटीज। यानी कि एक तरह का ये डैशबोर्ड है जिसके अंदर अलग अलग शहरों के जो नगर निगम है वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और लोग वहां से कंपेयर कर पाएंगे किस नगर निगम के शहर के अंदर चीजें क्या किस तरह से अवेलेबल हैं। यानी इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने आईना डैशबोर्ड नाम का आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज ये क्या, अलग अलग कंट्री अलग अलग सिटीज वहां की नगर निगम, ठीक है। और नगर निगम क्या करेगी? नगर निगम वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन डालेगी और जिससे कि लोग कंपेयर कर सके किस सिटीज में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम नगर पालिका, ठीक है। आपने कहा नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत, ठीक है। ये वर्ड्स कहां पर है? इसका मतलब क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? नगर पालिका नगर निगम में डिफरेंस क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। नहीं आता प्लीज जाके पॉलिटी चेक कीजिएगा, पॉलिटी में आपको इसका मिल जाएगा। हमेशा कहता हूं जीएस को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। अगर आइसोलेशन में चाहे जीएस पढ़ेंगे चाहे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, नंबर नहीं आने वाले, एक हद के बाद नंबर नहीं आते। अगर आपको पीसेस बनना है, दिमाग को तेज चलाना है, जीएस करंट अफेयर्स को मिक्स करके पढ़ना है, नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अब यहां पर वर्ड आ रहा है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि दुनिया भर के क्रिकेट को जो गवर्न करता है, जो मैनेज करता है, उसे कहते हैं आईसीसी, ठीक है। और इनका एक हॉल ऑफ फेम होता है। हॉल ऑफ फेम का मतलब जिसमें महान खिलाड़ी लोगों को एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हॉल ऑफ फेम, जिसके अंदर जो उस क्रिकेट से संबंधित महान लोग होते हैं। एक तो सब सारे खिलाड़ी होते हैं, एक होता है महान लोग, तो उन्हें उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि एक अलग ग्रुप बन सके, एक अलग ही तरह का एक बनेगा हॉल ऑफ फेम। इसमें एक भारतीय महिला क्रिकेटर पहली बार आई है और पहली महिला है इंडिया की, और पहला है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है तो इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? तो एक है डायना एडोल्जी। एक पुरानी क्रिकेटर है, आजकल के जमाने के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन डायना एडोल्जी एक बहुत पुरानी क्रिकेटर है, ठीक है। बहुत फेमस क्रिकेटर रही है, महिला क्रिकेटर है, भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आई है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। पहला है नाम, देखिए डायना एडोल्जी। पहला इंप्रेशन क्या आता है? ये तो अंग्रेज होगी, नहीं, इंडिया नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेज नाम होने से क्या होता है? ये हो सकता है एग्जामिनर आपको एक गूगल करे कि चलो जाके देखते हैं कि बाकी सब तो इंडियन नेम लग रहे हैं, ये थोड़ा अलग नाम लग रहा है, लेकिन आंसर वही है। थोड़ा सा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना सीखिए कि एग्जामिनर जो है वो क्या सोच सकता है, कहां फंसा सकता है आपको। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? अब देखिए ब्रिटेन का विदेश मंत्री, हमारा विदेश मंत्री कौन है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बहुत फेमस हैं भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नहीं तो सोच ही लीजिए। चलिए छोड़िए, आप सोचिए, एस जयशंकर होते हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, सवाल ये पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट ये है कि जो विदेश मंत्री है ये पहले
आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते डेविड कैमरून, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पद नीचे लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री बन गए। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे काम करो, कुछ कभी कभी नीचे भी आना पड़ता है। तो पहले प्रधानमंत्री थे, अब विदेश मंत्री बन गए हैं, कौन? डेविड कैमरून। इससे ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, नहीं पता सोचिए, नहीं आता कॉपी में लिखिए, बाद में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज इज नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मेनी स्टेशन। भारतीय रेलवे का एक स्टेशन एक उत्पाद पहल अब कितने स्टेशन पहुंच चुकी है? अब देखिए, इसमें नंबर्स पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि इस सवाल इतना ज्यादा नंबर वाला नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका ना एक सवाल आता है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है? तो इसमें भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल अब देश भर में लगभग 1037 स्टेशनों में चालू है। यह पहल विशेष रूप से स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए बनाई गई है। इस योजना को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 शुरू हुआ था। इसमें क्या है? विशेष रूप से स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टेशन पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट देखिए यहां पे क्या है, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री लेके आता हूं। ये इस तरह का जो आया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी का है, जिसके अंदर यूपी के अलग अलग शहरों में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। इसका कॉन्सेप्ट आता है चाइना से। चाइना ने 1960s 70s के अंदर जब अपना लिबरलाइजेशन किया, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया, तो दो काम उन्होंने बहुत बेहतर किए, जो आज दोनों ही काम इंडिया उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छा है, बढ़िया है। पहला है, उन्होंने रेलवे को मजबूत किया, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा किया चाइना ने 60-70s के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि रेलवे अगर मजबूत रहेगा, बहुत कनेक्टेड रहेगा सिटीज से, पोर्ट से, तो सामान इधर उधर बहुत आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने टारगेट किया कि चूंकि एक प्रोडक्ट कोई होता है, अगर मान लो प्रोडक्ट बन रहा है किसी शहर में बन रहा है, तो उस शहर में उस प्रोडक्ट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पर्पसफुली इसको और एक लेवल पर ले गए कि हाँ भाई, अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट है और किसी शहर की वो शान है, वहां पे बनता है, तो उसको ऐसा प्रमोट करो कि वो और भी अच्छा करे और वर्ल्ड लेवल पे चला जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपने शहरों के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते थे सबको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने सभी शहरों को एक एक प्रोडक्ट दिया, और उनमें और भी जो कमी रह रही थी उसको भी दूर किया और उसको प्रमोट किया, और एक ऐसा करा कि वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और लेवल के बन गए। अब इससे क्या हुआ कि नेटवर्क अच्छा है, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, तो इनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिससे कि उनका बहुत सारा पैसा उनके पास आया, जो चाइना की गरीबी दूर करने में बहुत हेल्पफुल हुआ। इंडिया ने भी यही चीज किया। जब इंडिया ने इसको देखा, इंडिया एक जनरेशन पीछे चल रही है चाइना से, उन्होंने बहुत सारा रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया। अगर आप देख रहे होंगे रेलवे को किस तरह से, वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, बहुत सारा डबल लेन ट्रेन हो, डबल डेकर ट्रेन हो, कई तरह की ट्रेनें जो है हिंदुस्तान जो है इस समय कर रहा है। पर्पस क्या है? नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। लेट सपोज अलीगढ़ के ताले बहुत अच्छे लगते हैं, मेरठ के जो स्पोर्ट्स का आइटम बहुत अच्छा है, तो अब मेरठ में स्पोर्ट्स का आइटम अच्छा है, तो अब मेरठ के अंदर और इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे कि स्पोर्ट्स के आइटम जो बने वो वर्ल्ड क्लास बने, जिससे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बने, हम एक्सपोर्ट कर सकें। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। तो यहां पर भी यही आया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, कि एक स्टेशन के ऊपर एक तरह का प्रोडक्ट बिकेगा, तो वहां के लोकल लेवल के लोग जो होंगे उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो एक स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। आईसीसी हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री। अब ना आईसीसी ने, अभी हम बात की थी ना, आईसीसी कौन है? क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इन्होंने एक बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई हुआ क्या कि वो वर्ल्ड कप में हारे, और वर्ल्ड कप में हारने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने बोर्ड को ही सरकार ने उनके बोर्ड को डिसमिस कर दिया कि भाई तुम सब लोग करप्ट हो, भागो यहां से, ठीक है। तो आईसीसी ने एक रूल करा कि भाई, अच्छा मैं इसका आंसर बता दें, इसका आंसर श्रीलंका, ठीक है। इसका आंसर श्रीलंका है कि श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप में हारता है, और श्रीलंका के वर्ल्ड कप हारने में इतना वो नाराज हो गए, श्रीलंका की सरकार इतने नाराज हो गई कि उन्होंने अपने ही बोर्ड को पहले तो सारे जो कर्मचारी थे उन सबको सस्पेंड किया कि चलो भागो यहां से, तुम लोग सब बेकार लोग हो। अच्छा, होता क्या है कि जो आईसीसी होता है या फीफा होता है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये चाहते हैं कि जो फेडरेशंस हैं
ठीक है, जितनी जैसे आईसीसी के जैसे बीसीसीआई है, क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहे सरकार से, सरकार का कंट्रोल ज्यादा ना रहे, ऐसा ना हो कि सरकार ही पूरा कंट्रोल कर रही है। तो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक खेला जाए, तो इन्होंने फेडरेशंस को ध्यान देते हैं कि भाई फेडरेशन होगा, हम उसी फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे जिसके अंदर सरकार का दखल ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से उसके जो कर्मचारी चुन के आएंगे। ये एक तरीका है, चाहे वो कुश्ती का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, ठीक है। कभी कभी सरकार क्या करती है, इमोशनली होकर या ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो क्या करते हैं, ये फीफा हो गया या आईसीसी हो गया, उन बोर्ड को सस्पेंड कर देते कुछ टाइम के लिए। तो यही हुआ जब देखा कि श्रीलंका सरकार ने अपने अधिकारी को जो कि चुन के आए थे उनको हटाया है, तो आईसीसी ने यह कदम उठाया कि पूरे बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार पीछे हटेगी, ठीक, हटी और वहां पे दोबारा वो उनके जो चुने हुए कर्मचारी थे दोबारा आए, दोबारा से बहाल कर लिया गया, ठीक है। ये काम करने का तरीका होता है। हु हैज द फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली, सहारा समूह का संस्थापक कौन है जिसका हाल में ही निधन हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। संस्थापक कौन है? सहारा श्री सुब्रतो राय। सहारा श्री सुब्रतो राय एक ऐसा व्यक्ति, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा, बहुत मैं आपको अच्छा क्वेश्चन देने आ रहा हूं। सहारा श्री सुब्रतो राय गोरखपुर का एक लड़का जो कि 1970s में एक छोटा सा चिट फंड कंपनी खोलता है। नाउ वर्ड समझ, चिट फंड कंपनी खोलता है और लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हारा पैसा जो है वो डबल कर दूंगा 5 साल के अंदर। लोग अपना पैसा उसमें लगाते हैं और वो कुछ पैसे को डबल भी कर देता है, मतलब कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब मुझे आप बताइए कि अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति आता है बोलता है कि मैं आपके पैसे इतने समय में डबल कर दूंगा या मैं आपको इतना कमा के दूंगा, तो क्या ये लीगल है या इलीगल है? लीगल है कि इलीगल है? लीगल है। चिट फंड कंपनी कहते हैं इसको। ये सरकार द्वारा ये रहता है कि हाँ भाई आप ऐसा काम कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आप किसी और का पैसा आप उसके बिहाफ पर पैसा मतलब कमा के दे सकते हो और उसमें से उसको रिटर्न दो और कुछ पैसा फायदा ले लो। ये तो ठीक है, सभी करते हैं। आपका म्यूचुअल फंड भी वैसे ही काम करता है, ठीक है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जो प्रॉमिस करो वो पूरा ना कर पाओ। आपने बोला कि मैं 5 साल में डबल कर दूंगा, 5 साल में डबल ना कर पाए तो दिक्कत है, या पैसा उसका मिसमैनेज कर दिया आपने। तो सुब्रतो राय जो 1970 से चिट फंड कंपनी स्टार्ट करते हैं और एक टाइम पर, मैं यूपी की बात करता हूं, यूपी के अंदर 5-5 रुपए लिए लोगों से उन्होंने डेली बेसिस पे 5-5 रुपए कलेक्ट करके उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा फंड बनाया। उस फंड से बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, लेकिन जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा ना कर पाए और सेबी ने इनको बोला कि भाई सारे पैसे तुम्हें जो लिए हैं लोगों से 5-5 रुपए करके जो इकट्ठे किए तुम्हें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा केस, इंटरेस्टिंग केस है ये, मतलब अगर आप देखेंगे, खैर इसके बाद डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल समझिए कि सहारा समूह के जो संस्थापक है सुब्रतो राय, जिनका अभी हाल फिलहाल में वो एक्सपायर कर गए हैं, वो डेथ हो चुकी, निधन हो चुका है वो। तो जुड़े कहां से थे? वो जुड़े थे चिट फंड कंपनी से। तो अगर एग्जामिनर हो, मुझ जैसा एग्जामिनर हुआ, तो मैं सुब्रतो राय के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं चिट फंड कंपनी के बारे में जरूर पूछ लूंगा आपसे मैं, ठीक है। Virat Kohli has become the first batsman in the world who to score 50 ODI centuries. In how many innings has Kohli achieved this milestone? कोहली ने 50 वनडे शतक लगा दिए भाई, तेंदुलकर जी से आगे। और तेंदुलकर के 49 थे, इनके 50 हो गए, नंबर 1 खिलाड़ी हो चुके हैं। और इन्होंने ऐसा करने में कितने इनिंग्स से सहारा लिया? इन्होंने मात्र लिया है 279 इनिंग्स में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेंदुलकर जी ने लगभग 400-450 लिया, लेकिन फिर बता रहा हूं यहां पर कंपैरिजन नहीं करता। तेंदुलकर एक अलग एरा के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली अलग एरा के खिलाड़ी हैं। दोनों अपने अपने युग के महान खिलाड़ी हैं। जो कंडीशंस तेंदुलकर के टाइम पे थी वो कंडीशंस विराट कोहली के टाइम पर नहीं है। सब अलग अलग होते हैं, दोनों ही महान है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है वैसे तो। वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहां ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो वो होगा आपका फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा हर साल होता है, जनवरी के महीने में आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है, ठीक है, साइंस। और इसके अंदर थीम अच्छी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन एज ऑफ अमृतकाल। क्या है? अमृत के युग में, अमृतकाल के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। अमृत के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन एज ऑफ अमृत, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दो तरह के सवाल आएंगे। पहला कि ये कहां हो रहा है? तो फरीदाबाद में हो रहा है। फरीदाबाद का हरियाणा के अंदर है। और ये कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है, 9वां एडिशन है। इसका थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन एज ऑफ अमृत है, ठीक है। और कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करा रहा है। दो लोग करा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान भारती,
ठीक है, साइंस को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 की है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द इंडिया एंड विच कंट्री, भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति नाम का अभ्यास, ठीक है, 2023 कहां आयोजित किया रहा है। तो ये देखिए, पहले समझिए कि ये जो है, ये मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है, और ये पुणे में हो रहा है। कहां हो रहा है? पुणे मींस महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। इंडिया मित्र शक्ति, मित्र है, कौन मित्र है? श्रीलंका में हमारा मित्र है, तो उसके साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिलिट्री में थल सेना कर रहे हैं, थल सेना, यहां समझिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है कि नेवी एक्सरसाइज है कि एयर एक्सरसाइज है, तो ये समझना जरूरी है एग्जाम में। अब थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और पुणे में हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है। इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मराठा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ये पार्टिसिपेट कर रही है। कभी कभी सवाल गहराई में आएंगे, पूछेगा आपसे वो कि ये जो हो रहा है इसमें किस प्रकार के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा हवाई जहाज इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा रेजिमेंट इस्तेमाल हो रही है, ये सब भी थोड़ा ध्यान देने का बताया गया है, क्योंकि एग्जाम पुराने ठर्रे पर चलता नहीं है, एक लेवल अब एग्जामिनर आगे बढ़ गया है, तो आपको भी 2 लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। With whose collaboration India Railway is going to start भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, भारत रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करने जा रही है? तो है IRCTC द्वारा। इसमें आ रहा है कि देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है इनिशिएटिव रहेगा ये अंदर, ठीक है। ट्रेन की बात रहेगी तो, और ये ट्रेन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये स्टार्ट करेगी यहां से अपना राजा। Who has been honored with the first lifetime disturbing the peace award by the Vaclav Havel Center, Vaclav Havel Center बहुत क्वेश्चन द्वारा पहला ये अवार्ड है। कौन है? Vaclav Havel Center का पहला अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, डिस्टर्ब बस शांति को भंग कर दो, ऐसा अवार्ड किसे मिला जा रहा है? तो इस बार इनको मिल रहा है, वो है आपका सलमान रुश्दी। कंट्रोवर्शियल फिगर, भारत के पैदाइश हैं, ब्रिटेन में जाके बसते हैं, राइटर हैं, नॉवेल लिखते हैं, द मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे उनको बुकर प्राइज भी मिला था उसके अंदर। फिर एक किताब लिखी उन्होंने, किताब का नाम है सिनेटिक वर्सेस क्या है? एक ऐसी किताब माना जाता है कि ये किताब में कुरान को, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को जो है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी तीखी आलोचना की है। और किताब मैंने नहीं पढ़ी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इंडिया में बैन है ये किताब, इंडिया में बैन है, सिनेटिक वर्सेस किताब है। लेकिन जब उन्होंने किताब लिखा उसके बाद से ही ईरान और कुछ और देश के जो धार्मिक गुरु थे, मौलाना लोग, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ठीक है, कि इसको भाई मार दो, ये इसने हमारी इश्क निंदा की है, ब्लास्फेमी की है, इसको मार दो। तो 1980s में 89 से ये होता है, और ये तब से वो ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं। अभी 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, अमेरिका में ये किसी मंच पर बैठे हुए कुछ दे रहे थे, तो एक व्यक्ति पीछे से आता है और उन पर हमला करता है। उस हमले से इनकी एक आंख जो है खराब हो जाती है, बच जाते हैं, आंख खराब हो जाती है। उसके बाद से यहां पर इनको ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है, जो कि वैकल्व हैवेल सेंटर्स में ये पहला मिला हुआ है, सलमान रुश्दी को मिला हुआ है, ठीक है। Which country will host the second edition of Voice of Global South Summit? Voice of Global South Summit के दूसरे संस्करण में मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें बांग्लादेश करेगा। ग्लोबल साउथ, इंटरेस्टिंग शब्द, ग्लोबल साउथ। देखिए, मोदी जब से आए हैं इन्होंने एक वर्ड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, ग्लोबल साउथ। मोदी कहते हैं कि यार इंडिया तो मैंने जीत ही लिया है, अब मुझे दुनिया जीतनी है, और दुनिया जीतने का एक है कि मैं एक ग्रुप को मैं लीडरशिप दूं। इंडिया एक, मोदी जी का नाम मिले लेकिन थोड़ा सा मजाक में, लेकिन इंडिया ये बोल रहा है कि हम लोग जो हैं, जितने भी गरीब और विकासशील देश हैं, डेवलप और डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को हम लीडरशिप दें, उनकी एक आवाज बने, जिससे कि हम जब मंच पे जाएं तो अपने हक में कुछ चीजों की डिमांड कर सके और अपने हक की चीजें हम ले सकें। कॉन्सेप्ट क्या है कि दुनिया को 2 हिस्सों में ले लिया, एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी वाले गोलार्ध में आता है यूरोप और अमेरिका, रिच कंट्रीज। इसको इस संदर्भ में लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, में आता है रिच लोग, यूरोप आता है, अमेरिका आता है, तो उसको हम रिच मान लेते हैं, डेवलप्ड मान लेते हैं। और नीचे वाले में अफ्रीका, एशिया, गरीब लोग आ जाते हैं। तो चूंकि भाई गरीबों की, गरीब आदमी है, अकेले खड़ा है तो उसकी कोई पहचान नहीं है।
तो वो सब ये डिसाइड किया गया कि सबको मिलकर, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज मिलकर अगर एक साथ अपनी बात करेंगे तो बड़े मंच पे अपने लिए कुछ ज्यादा फायदे के सौदे कर पाएंगे। यानी कि WTO की मीटिंग हुई, वहां पर बात करेंगे तो गरीब लोग अपनी बात कर पाएंगे। अच्छा, ये सब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा बाद में, लेकिन समझिए कि किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख पाएंगे। तो पहला संस्करण हुआ तो इसमें G20 की मीटिंग में हुआ, तो वहां पर भी इंडिया ने बोला कि हम लीडरशिप देंगे। तो चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, भले ही डेवलपिंग कंट्री बट स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सब कुछ यहां पर आप देख रहे हैं। तो इंडिया कह रही है कि मैं लीडरशिप दूंगा, बाकी सबको दूंगा। तो सब लोग भी इस बात को एग्री कर गए कि हाँ भाई आप आगे, हम आपके साथ हैं। तो इंडिया ने पहला संस्करण का मेजबानी की, दूसरे संस्करण की मेजबानी बांग्लादेश कर रहा है। कौन कर रहा है? बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो आपका है ना कॉन्सेप्ट की ग्लोबल साउथ, ये आपका मेंस में भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंस का सवाल आने वाला है ग्लोबल साउथ के ऊपर, 100% मेंस का सवाल आने वाला है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंजेस इन विच सिटी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में सिटी इन्वेस्टमेंट टू क्या है इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी सिटीज नाम से चुनौती शुरू की है? तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इन्होंने ये जो आपका हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने सिटीज नाम से 2.0 नाम से जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अंदर क्या है? is aim to advance climate action through promoting a circular economy with a focus on integrated waste management. Waste management यानी कि जो शहर से वेस्ट निकलता है, चाहे वो गीला हो चाहे वो सूखा हो, और उसको किस तरह से मैनेज करना है। प्लास्टिक होगा तो कैसे मैनेज होगा, लोहा होगा तो किस तरह होगा, केमिकल होगा तो कैसे होगा। वेस्ट मैनेजमेंट इस बहुत बड़ी समस्या है, शहरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि भाई जो आप वेस्ट निकाल देते हो उसको किस तरह से उसको ठीक उसको लगाया जाए। क्योंकि अगर आप उसको बाहर फेंक दे, तो आपने अपना कूड़ा अपने घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन नगर निगम जो पिक करके लेके जा रही है वो उसे कहाँ वो डिस्पोज कर रही है। अगर वो शहर से बाहर कर रही है, तो शहर से बाहर आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत बड़े टीले होते हैं वेस्ट के, वहां पर आपने छोड़ दिया। अब वो वेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे ना वो मतलब केमिकल आपने वहां फेंक दिया। मान लीजिए कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी जो है खराब हो गई, आपने उसको बाहर फेंक दिया, कूड़े वाले उठा के ले गए उन्होंने, और शहर से बाहर वहां फेंक दिया गया। वहां से सल्फ्यूरिक एसिड रिश्ता है, और रिश्ते 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 जमीन के अंदर चला जाता है, और वो नीचे पानी जो है वहां चला जाता है, तो वह पूरा पानी खराब कर देगा। ठीक है, तो यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करनी है कि एक वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से कि ऐसी कंपनियां आए जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए कंपनीज करें, जिससे कि विन विन सिचुएशन हो जाए, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाए और कंपनी को फायदा मिल जाए, पैसा भी कमा ले, जॉब भी कर दे। इस तरह के ऊपर ये साइट्स 2.0 चैलेंज आ रहा है। Which edition of the Global Media Congress started at Abu Dhabi National Exchange Exhibition Center UAE? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का कौन सा संस्करण अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा? तो वो है आपका दूसरा एडिशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको हम। मोहम्मद शमी हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप। इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज शमी अचीव्ड दिस फील्ड? अर्जुन अवार्ड विनर मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में जबरदस्त बॉलिंग की है, और वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रहती है। 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और 3 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 50 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं, और ऐसा करने में सिर्फ 17 मैच लगे होंगे। 17 मैचों के अंदर 50 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉर्मल रिकॉर्ड भी 20 आई थिंक 21 मैचों के अंदर 50 विकेट का रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 से 22 मैचों के अंदर 50 है। वहां मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के अंदर 17 मैचों के अंदर 50 विकेट लिए हैं। समझो कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ रखा है एक संदर्भ में देखा जाए, और इसीलिए उनको अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार। मोहम्मद शमी इंडिया के महान बॉलर। Indian Railway has collaborated with the IRCTC to launch Bharat Gaurav tourist train departing from the, ये तो पढ़ चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। Where has the first Australia India Education and Skills Council meeting been held recently? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ हो रही है? ये हो रही है IIT गांधीनगर के अंदर। IIT गांधीनगर, ये सब नए IITs हैं, ठीक है, इसके अंदर गांधीनगर के अंदर गुजरात के अंदर हो रही है, जो कि आपका बायलैटरल कोऑपरेशन करेगा एजुकेशन के अंदर और स्किल डेवलप के अंदर जो है वो मजबूत करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे बात पूछता हूं कि इंडिया के अंदर
कितने परसेंट स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर का मतलब होता है कि किसी भी विद्या में आपको जानकारी होना, जैसे कि मान लीजिए आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, ठीक है, सीए हो, इस तरह के कोई भी टेक्निकल या है। तो इंडिया के अंदर मात्र 2-2.5% ही लोग जो है टेक्निकल हैं, टेक्निकल स्किल्ड लेबर, टेक्निकल गलत बोला, स्किल्ड लेबर हैं, ठीक है। वहीं अगर आप जापान जाते हो, साउथ कोरिया जाते हो, वहां 98-97% लोग स्किल्ड हैं। तो आप ये देखो कि जिस देश के अंदर जॉब नहीं है इंजीनियर्स को, ठीक है, वहां हम बोलते हैं कि मात्र 2% लोग स्किल्ड हैं, तब भी जॉब नहीं है। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो एक अजीब सिचुएशन है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि मात्र 2-2.5% लोग ही स्किल्ड हैं, और दूसरा हम ये बोलते हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक आप गैप देखते हो कि कंपनीज को क्या चाहिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनीज को अलग लोग चाहिए और हम लोग अलग स्किल दे रहे हैं। तो एक बड़ा मिसमैच देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सोचने का विषय है और सोचना चाहिए लोगों को इसके अंदर। हाउ मेनी टाइम्स हैज ऑस्ट्रेलिया वॉन ओडीआई वर्ल्ड कप? वही ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंडिया को हराया, और ऐसा करके 6 बार 6 वर्ल्ड कप जीत ली है ऑस्ट्रेलिया ने। हमें सिर्फ 2 ही मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6, मतलब तभी तो है ना उनका मिचेल मार्श वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के बैठ गया, ऐसे करके हंगामा मच गया, ठीक है, कि अरे वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तुम पैर रख के बैठ गए। तो भाई जब जिस टीम में 6 बार जीत लिया हो और जीतना उनकी आदत पड़ गई हो, हर 2-3 साल में वो वर्ल्ड कप जीत ही जाते हैं, चाहे वो 2020 का हो, जिसका हो, इतनी ट्रॉफी आती तो फिर आदमी वैल्यू नहीं करता। हमारे साथ थोड़ी ना है कि 11 में जीता, अभी तक जीत ही नहीं पाए, रो रहे हैं बैठ के, तो हम लोग तो सर आंखों पे लगाएंगे, रखेंगे ही। हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग? यूनिकॉर्न रैंकिंग, हाल में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग कौन शीर्ष है? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। चलिए, यूनिकॉर्न एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक ऐसा जानवर जो एक व्हाइट रंग का घोड़ा है और इसके सिर पे सींग है, ठीक है। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, रियल में नहीं होता, कि कहानी किस्सों का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन बड़ा यूनिक माना जाता है, यूनिक, ठीक है। तो इसको यहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पर उन कंपनीज को बोला जाता है यूनिकॉर्न, वो स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है। ऐसी स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे कि आपका बायजूस, ये यूनिकॉर्न बने, जोमैटो, स्विगी, और कई सारे कंपनीज आपको जो कि जिनका वैल्यूएशन बोल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, वैल्यूएशन हो रखा है कि हाँ भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है, 1 बिलियन जिसका होता है, तो उन सबको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे नो डाउट अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे इंडिया इसके अंदर आता है, ठीक है। Which has recently become the world's second largest steel producing country? इंडिया जो है भाई वो दूसरे नंबर का आ गया है। इंडिया जो है स्टील बनाने में दूसरे नंबर पर आ गया, जापान को पीछे कर दिया है। और ये सवाल आपके यूपीपीसीएस में ऑलरेडी आ चुका है, 2-3 साल, आई थिंक 2021 में सवाल आया था कि इंडिया स्टील बनाने में कौन से नंबर पे है। तो स्टील बनाने में इंडिया अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है, पहले जापान को पीछे कर दिया इसने। अब स्टील बनाने में इंडिया emerged as a second largest producer of crude steel in the place of Japan. Currently largest steel producing country is China, which accounts for 57% of the world. तो चाइना सबसे ज्यादा बनाता है, इंडिया नंबर 2 बनाता है, ठीक है। Who has honored with महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड? लता मंगेशकर अवार्ड जो है किस नेता है, तो वो है एक सिंगर सुरेश वाडेकर जी, उन्होंने ये अवार्ड मिला है उनको, ठीक है, बस रट लीजिएगा, इसको दिक्कत नहीं। अटल इनोवेशन मिशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स? अटल इनोवेशन मिशन में ने सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडिया एक सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को करेगी, यानी कि जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको और अच्छा तरीके से प्रमोट किया जा सके। फटाफट ले चलते हैं। Who has recently become the new prime minister of European countries? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के अंदर एक कंट्री है लग्जमबर्ग, ठीक है, छोटा कंट्री है, आई थिंक लैंडलॉक है, लैंडलॉक कंट्री भी है, छोटा कंट्री है, और एक मामले में बड़ा कुख्यात है, विख्यात तो नहीं बोलूंगा, कुख्यात है कि इंटरनेट के अंदर जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ये भी एक तरह का ना एक टैक्स हेवन कंट्री है।
टैक्स हेवन कंट्री है, रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रिक्ट नहीं है। जितने भी थोड़े से इलीगल काम होते हैं तो उसके लिए जो लोग अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं तो उनको लग्जमबर्ग जैसे इलाकों में जाकर वो सेटअप करते हैं। तो जो भी एक मामला बड़ा फेमस है कि जो एडल्ट कंटेंट वेबसाइट्स होती हैं उनके सर्वर असल में लग्जमबर्ग जैसी कंट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रीज के रूल्स बहुत इजी हैं, आप सेटअप डाल सकते हो। ऐसे अगर आप ऐसी वेबसाइट प्रमोट कर रहे हो, चलाते हो, तो लग्जमबर्ग में कर सकते हो आप। इंडिया, अमेरिका ऐसी कंट्री में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तुरंत आप सर्वर बंद, यहाँ पे इलीगल होता है एडल्ट कंटेंट देना। लेकिन लग्जमबर्ग इस मामले में बहुत आगे निकल गया है, ठीक है। तो इस टैक्स हेवन कंट्री है। तो अभी मुझे आप बताओ कि टैक्स हेवन कंट्री क्या होता है, कौन सी होती हैं, आप प्लीज कमेंट में डालिएगा। तो यहाँ पर जो है वो ल्यूक फ्रीडेन है, वो जो है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड कंट्री। तो वज्र प्रहार आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। वज्र प्रहार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार वो इंडिया और यूएसए के बीच होता है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, उमराई में हो रहा है, मेघालय के अंदर। बहुत मेघालय के अंदर 2-3 मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं। उमराई उसका है वहां पर, तो मेघालय के अंदर, उमराई के अंदर यूएसए और इंडिया मिलकर वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है भैया, पहले बायलेटरल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो वह हमारा उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश ने ये स्टार्ट किया, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंदर जितने भी आपके पावर एंजल बाल है ना, पावर एंजल बाल संसद, द कैंपेन फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूसिव इंक्लूडिंग डेली एक्टिविटीज इन प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड कस्तूरबा गांधी स्कूल्स। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको भी सुनिश्चित कर सकें। छोटे बच्चों के राइट्स को हम इग्नोर ना करें, इसीलिए हर क्या लिखा है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, कि उसका अधिकार जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आ सकता है और हो सकता है अगर मेंस में अगर आप चाहोगे तो मेंस में भी बेहतर तरीके से सवाल बन जाएगा इसका। Who has won the record 7 टाइटल इन ATP फाइनल्स? तो ATP फाइनल्स को मैंने पहले बताया था कि ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ATP जहां लिख के आएगा समझ जाना कि टेनिस से संबंधित है, और PGA जहां लिख के आएगा समझ जाना गोल्फ से संबंधित है। तो वहां पर ATP फाइनल्स आया जहां पर नोवाक जोकोविच ने इसको फिर से लगभग 7वां या 8वां बार जीत लिया है इसके अंदर, ठीक है। Who has the first woman judge of Supreme Court who passed away? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका अभी देहांत हुआ है, उनका नाम है फातिमा बीबी, ठीक है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज रही, लेट 80s से अर्ली 90s के बीच में वो जज रहती हैं। बाद में वो ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन भी रहती हैं, और बाद में वो तमिलनाडु की गवर्नर भी रहती हैं। तो अभी उनका 90 साल से ऊपर एज में उनका देहांत हुआ है, फातिमा बीबी। रिसेंटली घोलफिश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट? हाल में घोल मछली को किस राज्य की स्टेट मछली घोषित की गई है? तो गुजरात ने किया है। घोल मछली एक बड़ी इंटरेस्टिंग मछली होती है, वो गुजरात के आसपास भी पाई जाती है और थोड़ा पैसिफिक ओशन के आसपास पाई जाती है। और ये मछली तो थोड़ा सा कुछ कामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पेशल क्वालिटीज़ के अंदर होती है। उसको प्रिजर्व करने के लिए 5 लाख तक के रुपए बिकती है, देखिए आप देखिए 5 लाख रुपए तक की बिकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको राष्ट्रीय मछली का दर्जा दिया गया, जिससे कि इस पे शिकार विकार पर बैन लगाया जा सके, ठीक है। जब भी हमें संरक्षण देना होता है तो देखिए ये मछली जो है दवा बनाने में और शराब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम उसको देते, जैसे कि मान लीजिए हमारा पहले राष्ट्रीय पशु था शेर, ठीक है, बाद में टाइगर हो गया। शेर बना 1967-68 में बना, और 71 से टाइगर हो जाता है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट होता है, 72 से 73 से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। तो टाइगर की जनसंख्या को देखे तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कलकत्ता नाइट राइडर एज द न्यू मेंटर? तो भैया आपका गौतम गंभीर को नया मेंटर बनाया कलकत्ता नाइट राइडर्स ने, इंपॉर्टेंट नहीं है। टू बिकम ए डॉक्टर इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी बायोलॉजी इन 12th, हैव दीज गाइडलाइंस बीन इशूड? ठीक है, किसने ये दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं कि अब अगर आपको डॉक्टरी करना है तो जरूरी नहीं कि 11th-12th में आपने बायोलॉजी ली हो तो ही आप डॉक्टरी कर पाओगे, नीट का एग्जाम दे पाओगे ना। अब अगर आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है, वो लोग भी नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बन सकते हैं,
ठीक है। ऐसा गाइडलाइन जो दी है वो एनएमसी ने दी है। एनएमसी कौन है? वो है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ऐसा नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये किया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स वाले भी लोग डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छी बात है भाई। मैथ्स, बायोलॉजी, आप देखो ना यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अंदर हर तरह हर फील्ड के लोग आते हैं, तो ये भी बन सकते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी फॉर वुमेन। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसमें क्या किया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी जितने भी एग्जिट इलाके होते हैं, नगर, जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी आपका जो ऐसे जगह पे मदरसे हो गए या कोई बहुत ही पब्लिक प्लेस हो गए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा पाएंगे जिससे कि निगरानी कर सकें कि कोई महिलाओं से छेड़छाड़ ना हो। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। गुरु तेग बहादुर Martyrdom Day is celebrated every year on 24th November. He is the dash guru of Sikhs. गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जो है हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। ये सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? ये 90 नंबर के गुरु हैं, ठीक है, 9th नंबर गुरु हैं। और इनका इसके बाद सवाल आता है कि इनका जो है वो एक डिस्प्यूट रहा औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब और तेग बहादुर जी में बहुत बड़ा मसला, और औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को शहीद भी किया, ठीक है। 90 नंबर के गुरु थे। उसके बाद बनते हैं गुरु गोविंद साहब, बनते हैं 10th नंबर के। उसके बाद ये जो परंपरा खत्म की गई और गुरु ग्रंथ साहिब किताब है उसको ही फॉलो किया जा रहा है। तो एग्जाम में हिस्ट्री संबंधित सवाल आ जाएगा कि एग्जाम में आता है ना, मैच द फॉलोइंग कि भाई अच्छा बताओ गुरु तेग बहादुर किस एरा में किसके साथ हैं? तो वो है औरंगजेब। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो आपका इंडिया और नेपाल के बीच में हर साल मनाई जाती है। कहाँ मनाती है? पिथौरागढ़ के अंदर मनाई जाती है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ के अंदर आपका नेपाल और भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। Who has become the fourth Indian to be honored with Pakistan highest civilian award? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सैयदीन मुफाद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, उसने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको मिला है। जैसे हमारे देश का भारत रत्न होता है तो वहां पर है तहरीके निशाने पाकिस्तान जो है वो इनका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सिविलियन के अंदर, ठीक है। निशाने पाकिस्तान, जैसे भारत का सिविलियन में भारत रत्न है और मिलिट्री गैलेंट्री के अंदर कौन है? परमवीर चक्र है, ठीक है। इसी तरह निशाने पाकिस्तान जो है वो सिविलियन है पाकिस्तान का, और निशाने हैदर जो है वो उनका गैलेंट्री के अंदर नंबर 1 है, ठीक है। और ये ऐसा करने वाले जो हैं ये देवबंदी बॉर्डर कम्युनिटी से आते हैं, और ये पाकिस्तान में और ये करने वाले चौथे इंडियन हैं। इससे पहले 4 लोगों मिल चुका है। और मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ऑनर विद पाकिस्तान। और मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री रहे 1978, 9 और 80 के बीच में, उनको पहला मिला। और क्यों मिला था? वो बहुत अच्छी बात है। मोरारजी देसाई वो महापुरुष हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन बता दी थी कि हमारे पास आपके सभी न्यूक्लियर साइट्स के ना, हमारे पास सारे पते हैं आपके, तो आप हमसे पंगे मत लो। हम आपको मतलब संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में ये बता दिया कि हमारी रॉ ने और आईबी ने मिलकर आपके सारे न्यूक्लियर अड्डों का पता लगा लिया है। और ये बात मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को बता दिया। पाकिस्तान वालों ने पहले तो अपने आप को ठीक किया कि भैया कैसे पता लग गया, ऐसे लीक कैसे हो गया। और उसके बाद खुश होकर मोरारजी देसाई को अवार्ड दे दिया था। तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, पॉलिटिकल ब्लंडर, जो मोरारजी देसाई की तरफ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे बाद में उसको। जस्टिस विवेक चौधरी हैज बीन सोन एज द जज ऑफ विच हाई कोर्ट? तो विवेक चौधरी साहब जो है वो पटना हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु विल होस्ट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? अंडर 19 वर्ल्ड कप, जब ये वीडियो बन रहा है तो कल से शुरू होने वाला है अंडर 19 का वर्ल्ड कप। हर 2 साल में एक बार होता है। साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। श्रीलंका में होना था, कैंसिल हो गया, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कराया जाएगा इसके अंदर। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? गोपाल रत्न अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, नहीं, नेशनल मिल्क डे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने एक राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है इसके अंदर, ठीक है। इसमें अलग अलग जो लोग इस फील्ड जुड़े हुए लोग हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से संबंधित है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम आपको पता है जो जिसने मिल्क या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इस में किसी एक व्यक्ति का नाम आप जानते हो? जैसे MS स्वामीनाथन को हम ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित करते हैं, तो किस ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड से हम एसोसिएट करते हैं? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
Which country has been declared as the chair of the International Sugar Organization? I guess so for the year 2024. तो इंडिया को, यहाँ पे गलत रशिया लिखा हुआ है, इंडिया होना चाहिए, इंडिया को इंटरनेशनल चीनी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है। किसको? इंडिया को किया गया। यहाँ पे सी लिखा हुआ, सी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया फॉर्मलाइज MOU ऑन सेमीकंडक्टर्स विद विच ब्लॉक? MOU साइन किया है, किसके साथ काम साइन किया है? हमने यूरोपियन यूनियन के साथ काम किया है कि हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने में काम करेंगे। सेमीकंडक्टर बहुत है, चाहे आपका पंखा हो, रिमोट से पंखे को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये LED चल रही है, मोबाइल चल रहा है, कार चल रही है, सबके अंदर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आपका ताइवान बहुत आगे है, ठीक है। और अभी जब कोरोना आया था तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी और इसमें क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी जो है, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हर्ट हुई थी। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर बनाएंगे। सेमीकंडक्टर बनाना इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इंडिया जो है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज के साथ MOU साइन कर रहा है, अलग अलग कंपनीज के साथ MOU साइन कर रहा है। अभी फिलहाल इसने यूरोपियन यूनियन के साथ जो है साइन किया कि हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे इसके अंदर। विच फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? स्लॉथ बियर, रीछ जिसे कहते हैं, रीछ जो है हम लोग बच्चे डांस करते हैं, वो भालू आ जाता है, तो वो भालू नहीं होता, वो रीछ होता है, ठीक है, उसको स्लॉथ बियर करते हैं। अभी इसका कहाँ बनाया गया है? तो इसका स्लॉथ बियर जो है वो बन्नेरघाटा नेशनल पार्क में बनाया गया, जो है कर्नाटक के अंदर है। कहाँ है? तो यहाँ पर ए गलत लिखा है, इसका आंसर कर्नाटक होना चाहिए, ठीक है, कर्नाटक के अंदर होगा, बन्नेरघाट नेशनल पार्क के अंदर स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है और क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से इन स्लॉथ बियर्स के साथ होता है कि भाई जंगल में पहुंचे, बियर को देखा, लोगों ने डंडे से मार मार के उसको मार दिया, तो ये सब ना हो इसके लिए संरक्षण दिया गया है। नौ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोवा दिहिंग संगीत मेंढक एक नई प्रजाति खोज हुई है, किस राज्य में हुई है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक तरह का नया फ्रॉग है, क्या नाम है? नौ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नए प्रकार के मेंढक की खोज की गई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग नाम है इसका। विच कंट्री विल रिसेंटली प्रिसाइड्स ओवर द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन? मैं बता चुका हूं, इंडिया करेगा इसके अंदर, ठीक है। नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू फ्लाई विच एयरक्राफ्ट? नरेंद्र मोदी जी ने अपना बचपन का सपना पूरा किया और जहाज बैठे। कौन सा बैठे हैं? वो है तेजस के अंदर बैठे हैं, ठीक है। भारत का बना हुआ LCA तेजस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयर जो है वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। और ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था, HAL एयरपोर्ट के अंदर हुआ था। तेजस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बुकर प्राइज फॉर 2023 हैज बीन अवार्डेड टू द नोबेल प्रॉफिट सॉन्ग। बुकर प्राइज मिला है, अच्छे राइटर को किताब लिखने के लिए बुकर प्राइज मिलता है, ठीक है। और ये बुकर प्राइज अमूमन होता है जो ब्रिटेन और आयरलैंड के अंदर छपती किताबें, ठीक है, उनको ही दिया जाता है। तो जो राइटर होगा वो, राइटर कहीं के हो सकते हैं दुनिया में कहीं, लेकिन पब्लिकेशन हाउस का होना चाहिए ब्रिटेन और आयरलैंड का होना चाहिए। तो प्रॉफिट सॉन्ग को ईरान किताब जो है वो बुकर प्राइज जीती है। और ये जो प्राइज है वो किसे मिला? किताब किसने लिखी है? पॉल लिंच ने लिखी है, जो कि आयरलैंड के हैं, ठीक है, आयरलैंड के हैं, शी नहीं है, ही हैं वो, ठीक है। और इन्होंने जीता है, पॉल लिंच इनका नाम है इनका, ठीक है। Which edition of the India Water Impact Summit was held for 22 से 24 नवंबर? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन को का कौन संस्करण 22 से 24 नवंबर तक किया जाएगा? तो वो क्या 8वां किया जाएगा, 8वां ये एक कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट के रूप में रहेगा। बाय विच नेवर नेम विल आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बी नोन? अब ना ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम चेंज कर दिया गया है। आयुष्मान भारत, इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। तो यहां पर भी नाम चेंज हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है। जो हॉस्पिटल छोटे सेंटर्स बनाए गए थे उनका नाम रख गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा वॉज इनऑगरेटेड इन विच सिटी? देखिए, ओपन एयर है यानी कि खुले मैदान में हो रहा है, सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, जिसका नाम है बाली यात्रा, ठीक है। वो कहां पर होता है? अब बाली यात्रा जो होता है वो है आपका उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में एक ट्रेड फेयर है, ओपन एयर है, दुकानें लगती हैं, सामान खरीद सकते हैं इसके अंदर। उड़ीसा के अंदर होता है, दिसंबर में हर महीने में होता है, हर साल दिसंबर में होता है। विच एयरलाइन हैज रिसेंटली लॉन्च AI चैटबॉट टू हेल्प कस्टमर्स टू
फ्लाइट टिकट्स बुकिंग, एआई के माध्यम से, एआई चैटबॉट के माध्यम से, यानी ऑटोमेटिक माध्यम से फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और एयरलाइंस ने इस एक्टिविटी को किया, इसको करने वाला कौन है? वो है इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसा काम किया कि भैया उन्होंने अपना एक चैटबॉट बना लिया और बोला कि ऑनलाइन ही आप लोग अपने बिना दूसरी तरफ जो है कोई व्यक्ति बैठे हुए, कंप्यूटर अपना खुद ही कर लेगा, सब काम कंप्यूटर करेगा, तो इंसान क्या करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? मैस्कॉट, ठीक है, पैरा इंडिया गेम का, तो उसका नाम है उज्ज्वला, नाम दिया गया। एक चिड़िया है, उसका नाम दिया गया है उज्ज्वला, ठीक है। द लोगो एंड मैस्कॉट उज्ज्वला ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे और वहां पे चिड़िया उसका नाम था उज्ज्वला, नाम रखा गया था, ये था, ठीक है। Which union minister launched the national outreach program on आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी? किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है स्मृति ईरानी, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ये चीज को, प्रोग्राम को स्टार्ट किया है जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए। एट विच of the following places a more than 7 feet tall statue of B.R. Ambedkar was unveiled on the occasion of Constitution Day? Constitution Day जो हमारा देश का बनता है उस पे उस दिन 7 फीट की एक स्टैचू बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर का, और उसे कहां पर इंस्टॉल किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने उनका जो 7 फीट का जो स्टैचू है वो संविधान दिवस के दिन आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब संविधान दिवस कब होता है ये अब आपको कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है। Whose tenure has been extended again by BCCI as a head coach of Indian को? तो BCCI ने हेड कोच हमारे क्रिकेट टीम के हैं, पुरुष क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर है, जो खत्म हो चुका था वर्ल्ड कप के साथ, उसे दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। Which will be the first airline to start फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल? ठीक है, तो पहली जो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी थी? तो वो थी इंडिगो। इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उससे पहली जो फ्लाइट ली है वो इंडिगो कंपनी की फ्लाइट है ये। द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक फटाफट यहाँ फैसले होते हैं, फास्ट स्पेशल कोर्ट सेटअप फॉर केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल क्राइम्स हैज बीन अप्रूव्ड टू कंटिन्यू फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, 3 साल और बढ़ेंगे। यानी देखिए फास्ट ट्रैक क्या होगा, जब ये आपका निर्भया केस हुआ था 2013 के अंदर, ठीक है 2018 के अंदर, तो निर्भया केस को लिए सेक्सुअल क्राइम्स को फटाफट एक्टिविटी हो सके, ऐसा नहीं कि 10-10 साल केस चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, 1 साल के बनाया गया था, लेकिन इसको 3 साल के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया है कि फास्ट ट्रैक होगा। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन विल हैव रिसेंटली साइंड एन एमओयू इन व्हिच फील्ड? तो वो है सेमीकंडक्टर के, ये बात कर चुके हैं हम लोग। और ये आखिरी क्वेश्चन आपके साथ आ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड? 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8th वंडर कहाँ है? अंगोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया के अंदर अंगोर वाट जो मंदिर है आपका, ठीक है, अंगकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया के अंदर, उसे 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बनाया गया है और बनना भी चाहिए। जिस तरह से वो बना मंदिर है कंबोडिया में है। सूर्यवर्मन 11th-12th सेंचुरी में एक हिंदू राजा थे सूर्यवर्मन, उन्होंने ये मंदिर बनाया, बहुत बड़े इलाके में बना हुआ, बहुत ही भव्य मंदिर है। कहते तो हैं 27 साल में बन गया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ना 27 साल में पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़ा पत्थर मिट्टी से लेकर आगे उसको हो सकता है कि बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा समय लग के मंदिर बना है, इसीलिए इसको 8th वंडर बोला गया है। 12th सेंचुरी लिखी है, ठीक है, लेकिन सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था, लेकिन इसमें और भी रहस्य हैं, वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 105 सवाल पूरे कर लिए, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, बचे रह गए हैं वीडियो के लिए, उनके लिए है कि पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम का मैंने लिंक नीचे दे दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे कि आपको इसी तरह से लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।